This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है हमारा 6 चैप्टर चल रहा है, लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कि आपके जो कोण के प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि संपूरक और पूरक कोण क्या होता है। लाइंस के प्रकार पढ़ लिए थे हमने। उसके बाद हमने पूरक और संपूरक के बारे में देखा था। बच्चे, ये पूरक और संपूरक क्या होते हैं इसको हम एक बार जल्दी से बता देते हैं आपको, फिर इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे। बच्चे, पूरक का मतलब होता है ऐसे कोई भी दो कोण जिनका सम 90 अंश हो। ठीक, कोई भी कोण बने हुए हैं, अगर इनका जो योग होता है वो 90 अंश होता है तो ये एक दूसरे के पूरक या फिर ये पूरक कोण कहलाता है। ठीक है। और संपूरक कोण में क्या होता है बच्चे? संपूरक कोण में होता है कि अगर दो कोण जो दिए गए हैं वो आपका क्या दिया गया है, उनका जो योग है, ठीक है, दो दिए गए कोण का योग अगर 180 होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? संपूरक कहते हैं। यस बच्चे। अभी अगर हम बात करें, कभी कभी क्या होता है, हमसे कहा जाता है कि ए और बी जो दो कोण है वो पूरक है। ठीक, उसमें से हमें ए का मान दे दिया जाएगा, लाइक 25 अंश दिया गया है और पूछा गया है बी का मान बता। तो हम क्या करते हैं बच्चे, हमें पता है दोनों पूरक है तो हम क्या करेंगे, दोनों का सम लिखेंगे 90 अंश। खैर, हमें एक की वैल्यू तो दी ही गई है, दूसरे का निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल में से बी को निकालने। अगर दोनों का सम 90 हो रहा है, एक 25 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा 65 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां से इस तरह से हम दूसरा कोण निकालते हैं अगर हमें एक कोण पता है और ये दिया गया है कि दोनों कोण क्या है, दोनों कोण पूरक है। अभी सेम मान लो अगर दिया होता कि एक कोण है जिसका जो मान है वो 160 है, ठीक है, और उसके बाद दिया गया है ए और बी जो है वो संपूरक है, तो दूसरा कोण बता। ओके बच्चे, तो बी का मान बताओ क्या आएगा? 20। ओके, बाकी बच्चे देखो, संपूरक का क्या मतलब वो होता है बच्चे? संपूरक का मतलब होता है दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। 20। हाँ, एक 60 है तो दूसरा कितना होगा, 20 ही बचा। 180 में से अगर हम 160 को घटाएंगे तो हम इसी तरह इसको करते हैं कि अगर दोनों कोण संपूरक हैं तो इसका मतलब है वो उनका सम 180 होगा। जब एक की वैल्यू 160 दी गई है तो कितना तो हमें, बी की वैल्यू 20। हाँ ऐसे भी कह सकते हैं, तो कितना जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। ऐसे कैसे निकाल सकते हैं कि 180 में से अगर हम 160 घटा दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20। यस बच्चा। आगे देखते हैं बच्चा, यहाँ का एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमने कल भी पढ़ लिया था तो हमें बस इतना ही याद रखना है कि पूरक में 90 होता है सम और संपूरक में 180 होता है, बाकी दोनों सेम ही होते हैं, कुछ भी अंतर नहीं है सम के अलावा। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चा इसका। देखो क्या कहा गया है कि कोण ए और कोण बी, मतलब कोण 1 और 2 पूरक कोण है। अगर एक कोण की वैल्यू कितनी है, 59 डिग्री है, तो दूसरे की पूछी गई है। इसको जल्दी से कैलकुलेट करेंगे और इसका आंसर पोल में करेंगे। हाँ बच्चा, आप हैंड रेज कर रहे हो, कोई डाउट? मैम जी कैसे करना है? बच्चा, आप लास्ट क्लास में आए थे? यस मैम। ओके, कर दिया बेसिकली मैम। हाँ ओके बच्चे, मैं तुम्हें हिंट दे देती हूँ, अब पूरा बताऊंगी तो नहीं, ये सॉल्व करने के बाकी बच्चे कर लेंगे तब बताएंगे। यहाँ देखो पूरक दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया था कि पूरक में सम कितना होता है। ठीक है, तो एक का दिया गया है, दूसरे का निकालना है। सम आपको पता होना चाहिए पूरक में सम कितना होता है, तो बस सम में से घटा दो तो आ जाएगा। ट्राई करो, अगर नहीं आएगा तो बाकी बच्चे आंसर करेंगे तो फिर मैं समझाती हूँ। ओके ओके, 6 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। हाँ बच्चे, और बचे हुए आंसर करने को बच्चे, 8 बच्चों ने आंसर दिया है बच्चे, जिसमें से 2 बच्चों का करेक्ट, मतलब 2 बच्चों का रॉन्ग है।
ओके, 10 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चा, जो भी बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को वो जल्दी से कर देंगे। बच्चे अभी भी 3-4 बच्चों ने आंसर नहीं दिए, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। क्या बच्चा? मैम आपका हमारे पास आंसर आया है? बच्चा मैं ये नहीं बता सकती, मेरे पास नाम नहीं आते अभी, पर मेरे पास 9 बच्चों के आंसर आए, इतना ही मैं बता सकती हूँ। अगर आपने और कर कितने दिया, को गलत है मैम? 3 बच्चों का गलत है, 6 बच्चों का करेक्ट है। मेरा तो सही है। क्या? 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, वेरी गुड, 6 बच्चों का आंसर सही था। और 90 में से 59 माइनस करके आंसर आ जाएगा। यस बच्चा, देखो देखो अभी आपको समझना था ना बच्चा, ध्यान से देखो क्या कहा गया है। कौन 1 और 2 क्या है? पूरक है। पूरक का मतलब क्या होता है कि दोनों का सम 90 होगा। अब जब दोनों का सम 90 है, एक का दिया गया है कितना? 59, दूसरे का निकालना है। तो बेसिकली आप बताओ कि एक का अगर 59 है तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि इसका योग 90 आ जाएगा, वो हमें 31। निकालना है। यस बच्चे, तो हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका होता है कि हम सम में से पहला वाला एंगल जो है वो घटा दें, तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, आगे हम देखेंगे आसन्न कोण क्या होते हैं। नाम से बहुत कुछ समझ आता है। ज्योमेट्री में बच्चे एक चीज पे बहुत फोकस करना है, नाम पे। एडजेस्टेंट या फिर आसन्न। आसन्न का मतलब होता है जो बगल में बैठा हो। एडजेस्टेंट का भी वही मतलब होता है। एडजेस्टेंट का भी मतलब क्या होता है? पास पास वाले। तो हमें यहाँ पर वो कोण देखने हैं जो आस पास हो। गुड इवनिंग बच्चे, अभी आस पास होने का क्या मतलब है, क्या तरीका है इसका देखने का, वो मैं आपको बताती हूँ। आसन्न कोण का मतलब क्या होता है बच्चे? दो ऐसे कोण जिनकी एक भुजा कॉमन हो और जो शीर्ष है वो एक ही हो। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, वो दो कोण, यहाँ पर आसन्न कोण की बात कर रहे हैं, मतलब दो कोण तो होंगे। तो वो कोण जो क्या रहते हैं? जो एक ही शीर्ष पर होते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि उनमें एक भुजा कॉमन होती है। अगर हम इसकी बात करें कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो इन दोनों कोण में देखो कि ये जो भुजा आ रही है ना, वो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। तो एक भुजा उभयनिष्ठ होती है और दूसरा आप क्या कह सकते हो? दूसरा कहेंगे कि दोनों का शीर्ष एक होता है। तो इस वाले कोण का भी शीर्ष कौन सा है? ये है, ठीक है। और इस वाले कोण का भी शीर्ष यही है। तो जब भी हमें ये पता करना है कि दिए गए कोण जो है वो आपके आसन्न कोण है या फिर नहीं है, तो हमें क्या क्या देखना है? हमें देखना है क्या उनका शीर्ष एक ही है। अगर शीर्ष अलग अलग है तो वो कभी भी आसन्न कोण नहीं हो सकते। दूसरा हमें देखना है कि कम से कम, मतलब यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि उनकी एक भुजा जो हो वो उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। अगर इन दोनों में से एक भी जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं कर रही है तो आपका क्या होगा? तो वो आसन्न कोण नहीं कहलाएगा। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो 1 और 2 जो है वो क्या है? आसन्न कोण है। ठीक, हम अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि इनका जो शीर्ष है वो उभयनिष्ठ होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इस कोण का भी शीर्ष यही है और इस वाले कोण के लिए भी यही है, ठीक है। तो मतलब शीर्ष तो दोनों कोणों के लिए यही है। तो पहली तो हमने चेक कर लिया, हाँ शीर्ष कॉमन है। दूसरा हमें क्या चेक करना होता है बच्चा? दूसरी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर चेक करनी होती है कि ये दोनों कोणों में जो क्या बन रहा है, एक भुजा है, वो कॉमन होनी चाहिए। तो दूसरे वाले में भी यही भुजा आ रही है और पहले वाले में भी यही भुजा आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये भी ट्रू है कि हमारी एक भुजा भी कॉमन है। तो जब एक भुजा कॉमन है और शीर्ष कॉमन है तो हम उन एंगल को, उन दोनों एंगल को क्या कहेंगे? एडजेस्टेंट एंगल कहेंगे, पास वाला एंगल कहेंगे, ठीक है। एक बात बताओ, आप पड़ोसी किसे कहते हो?
आप पड़ोसी उसी को तो कहते हो जिससे आपकी दीवार मैच हो रही है। अगर दीवार नहीं लगी होगी तो पड़ोसी थोड़ी ना कहोगे। अगर बहुत दूर रहता है तो तुम ये कहोगे कि मोहल्ले में रहता है, आसपास रहता है, ये नहीं कहोगे कि तुम्हारा पड़ोसी है। तो अभी आसन्न का यही मतलब है कि इसका पड़ोसी है कि नहीं। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा क्या ये एक ही दीवार शेयर करते हैं। अगर हाँ, एक ही भुजा शेयर करते हैं, अगर हाँ, तभी ये आसन्न कोण कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, ये दिया गया है जिसमें पूछा गया क्या ये आसन्न कोण है। हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें देखनी है। पहला, दोनों के शीर्ष एक होने चाहिए। शीर्ष का मतलब समझते हो ना बच्चे, जहां पर कोण बनते समय भुजाएं मिलती, ठीक। तो जो दोनों कोण बन रहे हैं उनका शीर्ष एक ही होना चाहिए, एक ही शीर्ष पे बनना चाहिए। ओके। और दूसरा हमें क्या चेक करना है कि कोण की दो भुजाएं होती है ना बच्चे, एक कोण की दो भुजाएं होती हैं, तो दो में से एक भुजा तो कॉमन होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे, आसन्न कहेंगे उसको। यहाँ पर देखो बच्चे, सॉरी इस वाले में, तो ये क्या है, यहाँ पर शीर्ष है इसका, तो यही इस वाले कोण का शीर्ष है, ए का शीर्ष है, और यही वाला आपका बी का शीर्ष है। मतलब जो शीर्ष है वो तो कॉमन है। दूसरा अगर हम देखें भुजा के बारे में, तो जब हमने ए कोण को देखा तो उसकी भुजाएं क्या थी, ये थी। बी कोण को देखा तब भी तो ये वाली भुजा इसमें भी आ रही है, मतलब एक भुजा कॉमन है। तो अगर दोनों चीजें हमारी फॉलो हो जाती हैं तो हम क्या कहेंगे कि ए और बी जो है वो आसन्न कोण है, एडजेस्टेंट कोण है। ओके। यहाँ पर देखो बच्चा, पहले हमें कंडीशन क्या देखनी है कि हमारा जो शीर्ष है वो कॉमन हो। ठीक है, शीर्ष तो कॉमन इन दोनों के लिए देख रहे हैं बच्चे, तो शीर्ष तो कॉमन है, हो गया। अभी हमें क्या देखना है, भुजा। इसकी दोनों भुजाएं क्या है, कोण की पहले वाले की ये है और दूसरे की क्या है, ये है। ठीक। क्या हमें एक भी भुजा ऐसी दिखाई दे रही है जो दोनों कोणों में इस्तेमाल हो रही हो, यस और नो बच्चे। क्या हमें ऐसी कोई भी भुजा दिख रही है जो दोनों में इस्तेमाल हो रही हो? नो मैम। नहीं दिख रही है, मतलब भुजा कॉमन नहीं है। और जब भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, भुजा कॉमन नहीं है, तो ये आसन्न कोण नहीं हो सकता। ओके, तो ये आसन्न कोण नहीं है। यहाँ देखते हैं बच्चे, इस वाले में देखो, तो अभी यहाँ पर अगर हमने भुजा देखी होती तो इस वाले कोण के लिए कौन कौन सी भुजा थी, ये दोनों। ठीक। इस वाले कोण के लिए कौन कौन सी भुजाएं थी, ये दोनों, मतलब भुजा तो कॉमन है, एक ही भुजा है। लेकिन अगर हम बात करें शीर्ष की, तो बताओ क्या दोनों कोण एक ही शीर्ष पे बन रहे हैं बच्चे? नो मैम। नहीं बन रहे हैं, अलग अलग पे हैं। दिख रहा है ना बच्चा, इसका शीर्ष कहाँ होगा, यहाँ, और इसका शीर्ष कहाँ होगा, यहाँ। तो जब शीर्ष ही एक नहीं है तो ये क्या पड़ोसी कहलाएंगे, नहीं। क्या ये आसन्न कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। ओके, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, तुम उसको करोगे। 1 सेकेंड बच्चों। 1 2 3, इसमें आपको मुझे बताने हैं कौन कौन से कोण आसन्न कोण है और कौन कौन से कोण आसन्न कोण नहीं है। यहाँ पर 3 कोण दिए गए हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3। तो इनमें से आपको मुझे बताना है कौन से कोण आसन्न कोण है और कौन से कोण आसन्न कोण नहीं है। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को। गुड इवनिंग बच्चे। मैम। ओके ओके। मैम मैंने ना अभी क्लास ज्वाइन किया, तो आपने जो समझाया वो दोबारा समझा हाँ दोगे? हाँ बच्चा, मैं अभी बताती हूँ। ये बच्चे ये वाला क्वेश्चन कर ले, तब तक मैं तुम्हें समझा देती हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं। जो अभी बच्चे 2-3 बच्चे ओके अभी भी ज्वाइन हुए हैं, आप लोग यहाँ समझ लो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा। हम पढ़ रहे हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब क्या होता है बच्चा, वो कोण जो आसपास हो। आसपास कैसे हम देखते हैं, हम देखते हैं कि हमें अगर दो कोणों को देखना है कि आसन्न है कि नहीं, तो हम क्या देखेंगे कि वो दोनों एक ही शीर्ष पे बनना चाहिए। शीर्ष का मतलब समझते हो बच्चे, जहां कोण बनते समय भुजाएं मिलती हैं उसको हम शीर्ष कहते हैं।
तो आसन्न कोण का पहला प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो शीर्ष है वो एक ही होना चाहिए, एक ही शीर्ष पे बनना चाहिए। दूसरा हमारा होता है बच्चा कि जो आपके दो आसन्न कोण जो होते हैं वो एक ही भुजा को शेयर करना चाहिए। जैसे ये हमारा एक कोण दिया गया है, ये दूसरा कोण, देखो ये दोनों जो कोण है वो एक ही शीर्ष पे बन रहे हैं ना, यहाँ से ये दोनों जा रहे हैं, यहाँ से ये दोनों। अभी हमें दूसरा क्या देखना होता है बच्चा, दूसरा हमें देखना होता है कि इन दोनों कोणों में, कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 में एक भुजा कॉमन हो। तो यहाँ पर देखो ये वाले कोण में ये वाली भुजा आ रही है और दूसरे वाले कोण में भी ये वाली भुजा आ रही है। तो हमें दो चीजें चेक करनी होती हैं। अगर दोनों ट्रू है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका आसन्न कोण कहलाएगा। अगर नहीं ट्रू है तो फिर नहीं होगा। ओके बच्चे, वेरी गुड। चलो इस एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं और भी। अगर हम बात करें कौन कौन से आसन्न कोण है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि शीर्ष एक ही हो। तो इतने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 2 और 3 जो भी कोण बन रहे हैं सबका शीर्ष एक ही है, तो शीर्ष तो सबका एक ही है। ठीक, अभी दूसरी चीज हमें चेक करना है कि कम से कम एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। तो अभी यहाँ देखो 1 की और 2 की ये भुजा कॉमन है ना बच्चा। अगर हम क्या देखें, हम कोण नंबर 1 देखें, कोण नंबर बी देखें, तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच में ये कॉमन, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ पड़ोसी देखना है। ठीक है, तो यहाँ इसका पड़ोसी यही हो सकता है बस। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि 1 और 2 आसन्न कोण है क्योंकि इनके बीच में एक भुजा भी कॉमन है और ये सेम शीर्ष पे बन रहे हैं। सेम अगर हम बात करें 2 और 3 के बच्चे, तो इनमें भी तो वही बात है कि एक भुजा ये तो कॉमन है बी और दूसरे में और तीसरे में, और शीर्ष वही है। तो दूसरा और जो तीसरा है वो भी आपका क्या कहलाएगा, वो भी आपका क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। लेकिन अगर हम 1 और 3 की बात करें, ठीक है, 1 और 3 की बात करें, तो भले ही यहाँ पर, भले ही ये एक ही शीर्ष पे बन रहे हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भी भुजा कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये इसकी भुजाएं हैं दोनों, ये इसकी भुजाएं हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसकी दोनों ही ये भुजाएं, इसकी दोनों ही ये भुजाएं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये आसन्न कोण नहीं कहलाएंगे। अच्छा चलिए एक और हम बात करते हैं आपसे कि यहाँ इस तरह से दिया गया है, ये आपका दिया गया है पूरा ए पूरा, ठीक है, और ये दिया गया है बी अधूरा। अभी बताओ ये ए और बी आसन्न कोण होंगे या फिर नहीं। ए पूरा है इतना पूरा और बी इतना है, बताओ ए और बी आसन्न कोण होंगे या नहीं, फिर हम इसके बाद पोल करेंगे। मैम एक बार दोबारा समझा दो। क्या क्वेश्चन या फिर पुराना वाला क्वेश्चन? मैम ये वाला ही क्वेश्चन। क्वेश्चन ना बच्चा, ये वाला क्वेश्चन कि ये मैम ये वाला। बच्चा मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा कौन सा वाला क्या तो मुझे ऐसे नाम बता दो जो मैंने अभी पूछा है या मैंने जो एक्सप्लेन करा है। मैम जिसके ऊपर ये कोण बने हुए हैं ना, ये वाला। ये वाला? यस मैम। देखो क्या कहना चाह रहे थे हम यहाँ पर। ओके, बाकी बच्चे सोचे इस वाले क्वेश्चन को, ए और बी को। इसको मैं दोबारा समझा देती हूँ। देखो क्या था, यहाँ पर एक कोण बना हुआ था। मुझे चीज पूछनी है। हाँ बच्चा, बी पूरा कोण है पूरा और कोण ए है। सिर्फ, नहीं बच्चा, बी इतना है, ये ब्लू वाला, और ए पूरा। अच्छा, देखो अभी हमने क्या बताया, ये कोण 1 है, ये 2 है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आसन्न। क्यों? क्योंकि इनका जो आपका जो शीर्ष है वो सेम है। ओके, और जब ये बन रहे हैं तो इनके बीच में जो ये भुजा है वो भी कॉमन है। तो यही तो हमने बताया था कि दो कोण जिनमें एक ही शीर्ष पे बने और आपका क्या हो, एक भुजा कॉमन है, तो वो क्या कहलाते हैं, आसन्न। इसीलिए 1 और 2 आसन्न था। यहाँ पर देखो अगर हम 3 वाला देखें तो 3 वाले के साथ भी यही है, दूसरा और तीसरा बन तो एक ही उस पे रहा है, किस पे बन रहा है, एक ही शीर्ष पे बन रहा है, और इसकी ये वाली भुजा कॉमन है दूसरे तीसरे के साथ, तो इसीलिए दूसरा और तीसरा भी आसन्न था। लेकिन जब हमने बात करी इस वाले की, इन दोनों की, 1 और 3 की, तो
इसमें दिक्कत क्या है बच्चा, इसकी दोनों भुजाएं ए हैं, ये इसकी दोनों भुजाएं ए हैं, मतलब एक भी भुजा कॉमन नहीं है, इसलिए ये आसन्न नहीं था। ओके, दो तीन बच्चों ने आंसर दिया है, तो बच्चा इसका आंसर है नो, ये आपका आसन्न नहीं है, क्योंकि आसन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना चाहिए। पहली बात, अगर ये इस तरह से लिखे होते ए और बी तो ये आसन्न होते, लेकिन हमने इसको पूरा ही ले लिया। पड़ोसी का क्या मतलब है, अगर वो हमारे घर में ही आ जाए, हमें सिर्फ पड़ोसी देखना है, ये नहीं देखना कि उसने हमारा आधा घर कब्जा लिया है और उसी में हम रह रहे हैं, फिर वो तो फैमिली हो गई ना, अगर हम एक ही घर में रह रहे हैं तो। ये तो देखो, ये तो फैमिली ही हो गई है इसका पूरा, तो ये हमें सिर्फ पड़ोसी देखना, हमें बगल का देखना है। तो अगर इस तरह से आते हैं तो वो आसन्न नहीं होते। आसन्न का मतलब होता है कि अलग अलग कोण हो, लेकिन इस तरह से हो कि एक ही शीर्ष पे बने और उनके बीच में एक भुजा कॉमन हो। ओके, तो इसका आंसर नो था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो बच्चे, वरना हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। नो, कोई तकलीफ नहीं। ओके, चलो, ओके बच्चों, फाइन, तो हम इसके क्वेश्चंस करते हैं फिर। मैम, जो आपने ए और बी वाला दिया था वो नहीं होगा ना? नहीं नहीं बच्चा, वो बिल्कुल नहीं होगा, हमें पड़ोसी देखना है, घर वाले नहीं देखने। ये तो हमारे घर में ही आके रह रहा है ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो अलग अलग कोण होने चाहिए, अलग अलग कोण होंगे तभी हम आगे कंसीडर करेंगे उसको। चलिए, पहला क्वेश्चन, इसमें भी आपको हाँ या ना बताना है। ए और बी दो कोण दिए गए हैं और पूछा गया है क्या ये आसन्न है। अगर हाँ तो इसका आंसर होगा हाँ, अगर नो तो इसका आंसर होगा नो। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बच्चे, आप लोग आंसर कर देंगे। ओके, 5 बच्चों ने आंसर दिया, 4 बच्चों का करेक्ट है। ओके, 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बच्चे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, 3 बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड, 2 बच्चे जो भी बचे हुए हैं आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। ओके मैम सभी है। मैम इसका आंसर बी यस आएगा। बच्चा, अभी हमने पढ़ा था सेम बच्चा, 3 बच्चों ने तब भी गलत करा। देखो, हमें क्या ढूंढना था, हमें बगल वाला। अगर ये भी होता ना बच्चा तो ये आसन्न कोण होते। क्यों? क्योंकि ये देखो क्या हो रहा था, एक ही शीर्ष पे बन रहे थे और ये वाली भुजा कॉमन होती। यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक ही शीर्ष पे तो भले ही बन रही है, कुछ भी हो रहा, लेकिन हमें दो अलग अलग कोण चाहिए। तो यहाँ ये और ये अलग कोण नहीं है, इससे थोड़ा आगे चल के होगा ये, तो इसमें आंसर क्या होगा, नो। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी आपको हाँ या ना बताना है बच्चे। ए और बी आपके आसन्न कोण है या फिर नहीं है। 1 सेकेंड, मैं आपका लॉन्च कर रही हूँ। 1 सेकेंड।
8 बच्चों ने आंसर करा। हमारा गलती से दूसरे पे टिक लग गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। ओके, 2 बच्चे और बचे हैं बच्चा। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर करा है, 9 बच्चों ने। यस बच्चा, वेरी गुड। इसका आंसर आप सबको ही पता है क्या होना चाहिए, ए। क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि आसन्न है कि नहीं, शीर्ष एक है, ओके, और इनके बीच की भुजा भी कॉमन है। इससे देखो, इससे बी बन रहा है और इसी भुजा पर आपका क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो ए है। कॉमन है, शीर्ष भी कॉमन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यस। लास्ट क्वेश्चन इसका करेंगे फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। भाई यस और नो यहाँ भी बताना है आपको, क्या ए और बी आपके आसन्न कोण है या फिर नहीं। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, पोल में इसका आंसर करेंगे। सात बच्चों ने आंसर करा है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। तीन बच्चे बचे हैं बच्चे, 10 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 8 का करेक्ट है। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने भी आंसर नहीं करा बच्चे जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 और 1। ओके, 11 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से आपका 8 बच्चों का करेक्ट था। देखते हैं इसका आंसर। बच्चा देखो, हमें क्या देखना था, यस नहीं, इसका आंसर भी है बच्चे। देखो हमें क्या देखना था, शीर्ष और भुजा। यहाँ पर क्या कोई भी भुजा कॉमन दिख रही है हमें, नहीं। इसकी ये दोनों भुजाएं हैं, इसकी ये दोनों भुजाएं कॉमन है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। नो भुजा कॉमन, तो आंसर सीधा नो। यहाँ पर देखते हैं बच्चा, आगे हमारा जो कोण है उसे हम कहते हैं कोणों का। आंसर नो है। यस बच्चा, उसका आंसर मैम कैसे? देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे थे बच्चे कि हमें क्या चाहिए, भुजा कॉमन चाहिए। इसकी ये दोनों भुजाएं ना एक ही। ओके मैम, मैम ये वाला पोल तो मेरे पास आया ही नहीं। अच्छा, तो पुराने वाले का आंसर यस था। अगर तुम लास्ट वाले के पूछ रही हो, उसका आंसर यस था, ओके। यहाँ पर देखो बच्चे, कोणों की रैखिक युग्म की अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ रेखा का क्या मतलब होता है, हमने आपको पढ़ाया था, रेखा कैसी होती है, ऐसी। और जब हम इसके कोण की बात करें तो इसके कोण का मतलब क्या होता है, इसको ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण का मतलब क्या होता है बच्चा, 180। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये रैखिक मतलब 180 कोण को 2 भागों में बांटना, क्योंकि यहाँ क्या कह रहे हैं, युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा का मतलब 2, ठीक है। तो ऐसा आपका क्या, जो कोण दिए गए हैं वो इस तरह हो कि दोनों को ऐड करने पर, 2 कोण को ऐड करने पर आपका कितना आ जाए, 180 आ जाए। मैं रिपीट करती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें बच्चे कोणों के रैखिक युग्म की, तो इसका मतलब होता है ऐसे 2 आसन्न कोण। सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि दिए गए कोण आसन्न कोण है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ देखें बच्चा, तो ये देखो, ये लाइन कॉमन है, ठीक। ये एक ही शीर्ष पे बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एक्स और वाई जो है वो आसन्न कोण तो है, ठीक।
तो वो आसन्न कोण जिनका योग जो हो वो 180 हो। अगर ये दोनों आसन्न कोण x और y है, इनका योग अगर 180 होता है बच्चा, तो हम इनको क्या कहते हैं, इन दोनों कोण को कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, अगर एक ही रेखा पर दो आसन्न कोण बन रहे हैं और उनका योग 180 है, तो हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम आपके रैखिक युग्म। ओके, तो इसमें हमें कुछ भी ज्यादा नहीं देखना है, हमें सीधा सीधा देखना है कि एक रेखा होनी चाहिए सीधी। सीधी रेखा का सीधा मतलब होता है कि ऋजु कोण बना रहे हैं, ऋजु का मतलब 180 अंश होना चाहिए। अभी इन्हें दो भागों में बांट रहे हैं, तो इनका योग 180 ही होना चाहिए। तो हम बस चेक करेंगे कि दिए गए आसन्न कोणों का मान 180 आ रहा है, तो वो क्या होंगे, वो रैखिक युग्म को दिखाएंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो वो रैखिक युग्म को नहीं शो करेंगे। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है प्रश्न पूछने का, कि दिया गया है कि 45 और a जो है वो रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, रैखिक युग्म कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक ही रेखा पर स्थित है, क्योंकि बच्चा रेखा हमेशा 180 का कोण बनाती है, हमेशा ऋजु कोण बनाती है। ठीक है, तो 180 का कोण बनाएगी, तो रेखा पर स्थित है और पूछेंगे कि a का मान बताओ। तो चलो जल्दी से बताओ इसका मान क्या होगा। ट्राई करेंगे बच्चे, अगर ये दोनों कोण जो है वो रैखिक युग्म है या एक ही रेखा पर स्थित है और एक कोण का मान 45 है, तो दूसरे का क्या होगा। अभी मैंने बताया कि रैखिक युग्म का क्या मतलब होता है बच्चे, दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो अगर इन कोणों का योग 180 है, एक कोण का मान दिया गया है, तो दूसरे का कितना होगा बच्चे। ओके, वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। देखो हमें कुछ भी नहीं करना था, ये रेखा पे तो हमें दिए ही गए, मतलब ये पूरा कितना होगा 180। अभी 180 में से ये 45 चला गया, ठीक, क्योंकि ये पूरा 180 था ना, 45 तो चला गया, तो बचा हुआ कितना होगा, 180 में से 45 को माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 135। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये आपकी प्रॉपर्टीज तो हमें पता है दो है, लेकिन अभी एक चीज और हम देखेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि ये कैसे अलग हैं आपके समपूरक कोण से। बच्चे दो चीजें हमें यहाँ पर चेक करनी होती है, जब हम किसी भी रैखिक युग्म को देखते हैं तो हमें सिर्फ दो चीजों पर ध्यान देना होता है। पहली आपकी क्या चीज होती है कि दोनों जो कोण है, ठीक, अगर वो रैखिक युग्म में है तो दोनों कोण का जो योग होगा वो हमेशा 180 होगा। ओके, क्या अगर वो रैखिक युग्म बना रहे हैं, दो कोण हैं जो रैखिक युग्म में है, तो इसका मतलब है दोनों का जो योग है वो कितना होगा, 180 होगा। दूसरा हमें क्या चेक करना है बच्चा, दूसरा हमें चेक करना पड़ेगा कि ये मतलब जो रैखिक युग्म है वो तभी बन सकते हैं जब ये दोनों आसन्न कोण हो। आसन्न कोण का मतलब ये आसपास के कोण हो जिसमें एक भुजा क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, तो अगर हमारी ये वाली भुजा क्या है, कॉमन है, और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ आपका एक ही शीर्ष है, शीर्ष कॉमन होना चाहिए, और हमारा क्या है, हमारी जो भुजा है वो कॉमन होनी चाहिए। ठीक, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज पूरी हो रही है कि दिए गए दोनों कोण आसन्न कोण है और उनका योग 180 है, तभी ही हम उसको क्या कहेंगे, उन दोनों को रैखिक युग्म कहेंगे। ओके, कोणों का रैखिक युग्म कहेंगे, अदरवाइज वो कभी भी नहीं हो सकता। अभी आपको याद होगा कि हमने जब संपूरक पढ़ा था तब भी क्या किया था, तब भी हमने 180 पढ़ा था। ठीक है, 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड। ओके बच्चे, 1 सेकेंड बच्चे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें, हमने संपूरक पढ़ा था, तो ये संपूरक से कैसे अलग है। रैखिक जो कोण होते हैं, रैखिक युग्म होता है, वो संपूरक से कैसे अलग होता है, ये हमारी बात आती है। बच्चे इसमें क्या अंतर होता है, यहाँ पर हमने एक कोण को दो भागों में बांटा है। ठीक है, यहाँ पर क्या अंतर है बच्चे, यहाँ पर हम कर रहे हैं
एक ही रेखा पर दोनों कोण बन रहे हैं, बट संपूरक में क्या होता था, कोई भी दो कोण, दो अलग अलग कोणों का योग कितना होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था। अंतर समझ आया बच्चा? जब हम क्या बात करते हैं, रैखिक युग्म की बात करते हैं, कोणों के रैखिक युग्म की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमें एक ही लाइन पर बने हुए आसन्न कोणों की बात करते हैं। यहाँ पर दोनों जो कोण है वो कैसे हैं, आसन्न कोण है, लेकिन यहाँ पर आसन्न नहीं होते हैं, यहाँ पर दो अलग अलग कोण होते हैं जिनका योग 180 होता है। ओके, अभी जल्दी से पूछ लो अगर किसी को कोई डाउट हो, वरना फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। बच्चे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो जल्दी से। नो मैम। ओके ओके बच्चे, ओके ठीक है। चल मैं अब तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे अगर आपसे कोई कुछ डायग्राम देके पूछे कि ये क्या आपके रैखिक युग्म बना रहे हैं कि नहीं, तो आप एक चीज हमेशा नोटिस कर सकते हो कि सीधी रेखा होनी चाहिए, क्योंकि तब जब सीधी रेखा होगी तभी वो 180 होंगे। दो कोण होने चाहिए एडजेस्टेंट, और वो हमेशा 180 के किस में होने चाहिए, योग में होने चाहिए, सीधी रेखा पर ही डिनोट होना चाहिए। दूसरा, अगर हमें क्या दिया जाता है, इस तरह से कोई भी डायग्राम दिया जाता है, एक एंगल दिया जाता है, लाइक 20 दिया गया, ये हमसे पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, हम बस दोनों योग करके 180 के बराबर रखेंगे। ओके, तो जब हमें एक दिया गया है 20 और टोटल हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो दूसरा कोण मिल जाएगा। ओके, चलिए बच्चे इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको पहचानना है किस डायग्राम में आपको रैखिक युग्म दिया गया है। ओके ओके, 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम जी हमसे गलत लग गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात। 12 बच्चों का आंसर आ गया बच्चा, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं, मैं 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, तो जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देगा। 12 बच्चों में से 9 का करेक्ट है। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर करा है, हाँ, जिसमें से 10 बच्चों का करेक्ट है। आंसर आपको मैं पहले ही मतलब बताया था ए कि है। हमें, हाँ आंसर ये है, और क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें टोटल 180 देखना है। पहला हमें क्या देखना है कि दोनों कोण आसन्न हो, और दूसरा हमें क्या देखना है कि टोटल जो है सम वो 180 हो। यहाँ वाला देखो, ये तो आसन्न ही नहीं है, तो सीधा निकल जाएगा। यहाँ इनका योग देखो तो ये 90 है, तो ये आंसर ही नहीं होएगा। यहाँ देखो बच्चा, इनका योग कितना है, 160 है, तो ये भी नहीं होगा। हमें योग कितना चाहिए, 180, तो 180 योग यही आएगा, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, वेरी गुड, हाँ यही आंसर था सबका, करेक्ट था। और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि एक रेखा है, रेखा का मतलब दोनों कोण रैखिक युग्म में है, तो अगर एक कोण का मान 152 है तो दूसरे का क्या होगा। इसको सॉल्व करके आंसर पोल में करना है, मैं लॉन्च कर देती हूँ। ध्यान से सॉल्व करना, आंसर जब कैलकुलेट करो तो ध्यान से उसको प्रॉपरली सॉल्व करना। ओके
करेक्ट है आपका आंसर। तो बच्चों का सही है अभी तक। सात बच्चों ने आंसर दिया, 3 बच्चों ने करेक्ट, मतलब 4 बच्चों ने करेक्ट दिया। अभी 10 बच्चों ने आंसर करा है, 6 का करेक्ट है। ओके, 12 बच्चे आंसर कर चुके हैं, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, जो 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जो भी नहीं करे आंसर वो जल्दी से कर देंगे। 1-2 बच्चे बचे हुए हैं जो। 5, 4, 3, 2 और 1। अच्छा, आपने कैसे कैलकुलेट किया? आंसर वैसे भी है, लेकिन आप लोगों ने इतना गलत कैसे कैलकुलेट करा कि 6 बच्चों ने गलत करा? देखो मैं पहले बता चुकी थी, ये रेखा है, मतलब ये रैखिक युग्म में है। रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है कि दोनों का सम जो है वो 180 है। ठीक है, x प्लस 152 जो है वो 180 है। x का मान निकालना है, तो 180 में से 152 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 28 डिग्री। ये कैसे आएगा? ये सब तो आएगा ही नहीं। ठीक है, आंसर आपका क्या था? 20 डिग्री। जब भी हमें ऐसा कहा जाता है, यस बच्चे आपने हैंड रेज करा, कुछ पूछना है? ठीक है, जब हमें कहा जाता है कि ये भी एक रेखा है, या फिर x और 152 किसमें है? रैखिक युग्म में है, तो इसका यही मतलब होता है कि दोनों का सम 180 करना है। तो जो हमें पहला एंगल निकालना होगा, उसमें उसके लिए हम दूसरे वाले एंगल को क्या कर देंगे? 180 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ भी हमें क्या करना है? हमें दिया गया है ए भी एक रेखा है, मतलब रैखिक युग्म में है दोनों ही आपके, और एक की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू निकालनी है, दूसरे कोण की वैल्यू निकालनी है। बच्चा कैलकुलेशन गलत कर रहे हो आप लोग। इतनी जल्दी क्यों होती है कि जल्दी में कैलकुलेशन गलत कर देते हो? 3 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। ओके, 8 बच्चों में से 5 का करेक्ट है अभी। बच्चे बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, अभी सिर्फ 9 बच्चों का आंसर आया। बच्चे जिसने भी आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो, 10 सेकंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अभी भी 5 बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चे। ओके, लास्ट 10 सेकंड बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं करा है जल्दी से कर देगा।
फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर करा बच्चा, जिसमें से 7 का करेक्ट है। बच्चे आप लोगों ने कैलकुलेशन ही मिस्टेक करी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने लॉजिक गलत लगाया है यहाँ पर, अभी आप लोगों ने सही लॉजिक लगाया पर कैलकुलेशन में ही मिस्टेक करी है। देखो क्या है, 180 में से हमें 115 माइनस करना था। अभी यहां से 5 माइनस करोगे बच्चा तो एक कैरी भी तो आएगी ना, ठीक है। देखो यहां से माइनस हो नहीं सकता, 0 में से तो 5 माइनस हो नहीं सकता। हमें क्या करना पड़ेगा, एक इससे लेना पड़ेगा जो कि यहां पर लिखेंगे, फिर 10 से माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अभी जब हमने इससे एक ले लिया तो ये कितना बचेगा, 7 बचेगा। यस और नो बच्चे, अगर ये 7 बचेगा तो 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 65, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो इसीलिए 65 आना था, आपने कैरी लिया ही नहीं इसलिए आपने 75 लगाया। ओके, तो आंसर क्या था, आंसर 65 था, कैरी आता इसीलिए वो एक काम हो जाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे अगले कोण की, जिसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख का मतलब होता है बच्चा जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिनका फेस जो है बिल्कुल अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब उल्टे दिशा में। मान लो हम यहाँ बैठे तो कोई यहाँ बैठा, तभी हम उसे क्या कहेंगे कि हमारे जस्ट अपोजिट है या फिर विपरीत बैठा हुआ है। सेम यहाँ पर भी वही होता है, जो विपरीत एंगल होते हैं, जो जिनके शीर्ष विपरीत दिशा में होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका शीर्षाभिमुख कोण। जैसे मान लो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो कि क्या कर रही हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। जब ये प्रतिच्छेद करेंगे बच्चा तो कितने कोण बनेंगे, पहला ये वाला कोण, सेम ये वाला कोण, दूसरा ये तीसरा और ये चौथा। जब दो लाइंस होती हैं, दो आपकी क्या रहती हैं, रेखाएं रहती हैं, वो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके रिजल्ट से 4 कोण बनते हैं। ओके, जिसमें से जो आमने सामने के कोण होते हैं, आमने सामने के कोण मतलब 1 और 3 और 2 और 4, ये आमने सामने के कोण है जो बच्चा, इन्हीं आमने सामने के कोणों को क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। ओके, अभी यहां से हम एक और चीज सीखेंगे कि हमारा अगर हमसे पूछा जाए कि कोण एक का शीर्षाभिमुख क्या है तो हमारा आंसर क्या होगा, 3। अगर हम बात करें कि 2 का क्या होगा तो आप क्या कहोगे कि 4। ठीक है, तो जो आपके विपरीत दिशा में होते हैं उनको हम शीर्षाभिमुख कहते हैं। अगर बच्चा इसको ही मैंने इस तरह लिखा, अगर मैंने आपसे पूछा कि ये जो कोण मैं लिख रही हूं ए बी और ये 2 है, ए और 2 क्या शीर्षाभिमुख है या नहीं, आंसर करेंगे बच्चे, क्या कोण ए और कोण 2 शीर्षाभिमुख है। बाकी बच्चे नो, वेरी गुड, आंसर है नो, क्योंकि ये अपोजिट कहाँ रहा। अगर मैं यहां बनाती, ठीक, ये कोण यहाँ होता, ये पूरा होता, तो इसके विपरीत थोड़े ना होगा ये। जब विपरीत नहीं है तो शीर्षाभिमुख होने से ही रहो। हमें क्या देखना होता, हमें विपरीत देखना होता। तो हम इतना ही देखेंगे कि जो जिसके सामने है, ठीक है, जो जिसके सामने है उसका शीर्षाभिमुख कहलाएगा, इतना, सिर्फ इतने के होगा, और ये वाला जो है वो इतने के होगा। बच्चे एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि जो कोण 1 है उसकी वैल्यू 150 है तो कोण 3 की वैल्यू भी 150 ही होगी। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे वो क्या होंगे बच्चे, बराबर होंगे, उनकी संख्यात्मक वैल्यू जो है वो भी बराबर होगी। एक सेकेंड, चलो, अगर मैंने तुम्हें कहा कि ये जो कोण है वो 30 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, आंसर करेंगे बच्चे, इसके बाद हम पोल करते हैं, कितना होगा ये वाला कोण,
क्या बच्चे? ओके, 30। वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से करेंगे। और रीजन क्या लिखेंगे बच्चे इसका? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो सबको पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 30। और आंसर क्यों होगा 30? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। ओके, चलिए अब इसके हम पोल में क्वेश्चन करते हैं एक दो। पहला क्वेश्चन हमारा है ए और बी। ए पूरा है जितने में एरो बना है, और बी जितना रेड में बना है वो आपका है। पूछा गया है क्या ए और बी शीर्षाभिमुख कोण है? अगर हाँ तो हाँ पे लगाएंगे, नहीं तो नो पे लगाएंगे। मैंने आपका पोल लॉन्च कर दिया है, आप आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर सही दिया है। ओके, 10 बच्चों ने आंसर दिया, 9 का करेक्ट है। दो बच्चे और बच्चे हैं बच्चे आंसर करने को, जल्दी से कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 10 सेकंड दे रहे हैं हम, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे इसका। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें बच्चे। जिसने भी आंसर नहीं दिया है जल्दी से कर देंगे, क्योंकि अभी भी 2 बच्चे बचे। 5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 10 का करेक्ट। यस बच्चा, आंसर आएगा नो। ठीक है, क्योंकि शीर्षाभिमुख तब होता है ये जब ये यहां तक ही होता, ये नहीं होता तो ये शीर्षाभिमुख होता। अपोजिट बैठा है, इसमें 2 लोग आ गए। ठीक है, तो अगर ये होता तो हम पूरा होता तो हम कह भी सकते थे, लेकिन ये तो इतना ही है, तो इसके अपोजिट सिर्फ इतना ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चा? इसका आंसर होगा नो, ये आपका शीर्षाभिमुख नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका कर लेते हैं हम जल्दी से बच्चे। एक्स का मान बताना है। ओके, 6 बच्चों ने आंसर दे दिया, करेक्ट है सबका। अभी 8 बच्चों में से 7 का करेक्ट है। दस बच्चों ने आंसर दिया बच्चा, 9 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 1 मिनट का टाइम और देती हूँ। बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, जिसने भी नहीं करा है। अभी भी 2-3 बच्चों का आंसर नहीं आया। जिसने करा है उनका करेक्ट है, मोस्टली बच्चों का। चलिए काउंट करना स्टार्ट करती हूँ मैं। 5 4 3 2 और 1। मैम इसका आंसर बी आएगा। यस बच्चा, इसका आंसर बी आएगा।
जैसे कि हमें पता है कि शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो आपका क्या रहते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये बराबर है तो ये आपका क्या होता है, 135 होता है। अच्छा चलो एक चीज, मतलब क्वेश्चन नहीं है, पोल में नहीं करना, लेकिन अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा होता, ये क्या होता, ये आपने करा होगा नॉर्मली, अगर ये x होता तो इसकी वैल्यू क्या होती, किसी को मैम आइडिया? 4540। ओके वेरी गुड। कभी आपने देखा होगा आपकी 9th क्लास में भी इस तरह से क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यू और इसको y मान लेते हैं, दोनों की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ आपको क्या करना होता है, शीर्षाभिमुख लगाना होता है, अपोजिट कोण हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं ना बच्चा, अगर हमें y की वैल्यू निकालनी होगी ना इस वाले की, तो हम क्या करते हैं, इसको लाइन देखते हैं। अभी हमने पढ़ा रैखिक युग्म वाला कि अगर लाइन पर दोनों कोण स्थित हैं तो उनका योग कितना होता है, उनका योग होता है 180। और जब योग 180 होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से 135 घटा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 45। तो अगर रैखिक युग्म होता तो ये 45 आता, या हमने y पूछा होता तो 45 आता, लेकिन अगर हमने इस तरफ का पूछा, x पूछा, तो वो क्या होते हैं, वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वो हमेशा बराबर होंगे। तो हमें इस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके चलिए बच्चे, आज फिर इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं। अगर किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हो।